हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं डी कुमार। दोस्तों, आज हम 25 क्वेश्चन जो जीएस का है उसका डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले आज का जो मोटिवेशनल कोट्स है वो है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो इसी कामयाबी के साथ हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चलिए, तो आपका पहला क्वेश्चन है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेमासेक। चलिए, सिंगापुर की बात करते हैं। तो अगर हम देखें तो आधुनिक सिंगापुर का जो स्थापना हुआ था वो आपका हुआ था 1819 ईस्वी में। वो हुआ था 1819 ईस्वी में आधुनिक सिंगापुर का स्थापना। स्टैमफोर्ड रेफल्स ने इसका स्थापना किया था और इसको सिंगों का शहर भी कहा जाता है, इसलिए इसका नाम कुछ सिंगापुर ही पड़ा। तो इस प्रकार से सिंगापुर का जो पुराना नाम हो गया वो टेमासेक हो गया। अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार किसका जो नया नाम है? तो ये बर्मा का नया नाम म्यांमार है। सिलोन की बात करें तो श्रीलंका का पुराना नाम आपका सिलोन है। बोहिमिया, एक समय ऐसा था कि पटना को बोहिमिया के नाम से भी जाना जाता था। तो ये आपके और सारे फैक्ट थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, साइबेरियाई आइबेक्स क्या है? तो ये देखिए, साइबेरियाई आइबेक्स जो है ये आपका एक प्रकार का बड़ी और भारी बकरियां हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का बड़ी और भारी बकरियां हैं जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो कैप्रा सिब्रिका होता है, जो ज़्यादातर मध्य एशिया में पाया जाता है। तो इसी से एक और चीज़ आप जान लें कि सबसे अधिक जो दूध देने वाली बकरी है वो जमुना परी है। तो लगभग ये 30 लीटर दूध देती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं आगे की ओर। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो देखिए, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर दौड़ने वाला जो है वो है आपका पहले स्थान पर जो है वो है चीता। पहले स्थान पर चीता है। तो एक चीज और जान लें, ये जो घोड़ा है आपका वो घोड़ा 9वें स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। और जो ये कुत्ता है वो आपका 10वें स्थान पर है। तो इससे थोड़ा सा एक चीज़ और जान लें। देखिए, आपका चीता के बारे में दिया हुआ है कि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से जो है ये भागता है। ठीक है, तो ये आपका चीता हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की वार्षिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? देखिए, यहाँ वार्षिक ये गलती लिखा गया है, यहाँ पर सर्वाधिक होगा। भारत की सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत की अगर सर्वाधिक क्षेत्र पर हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जलोढ़ मिट्टी जो है सर्वाधिक क्षेत्र पर भारत में सबसे ज्यादा, तो ये तो आपका हो गया सर्वाधिक, यहाँ पर हो जाएगा, ये सर्वाधिक हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यह मिट्टी जो है नदियों द्वारा लाई जाती है। इसमें जो है पोटास की बहुलता बहुत अधिक होती है। और यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाया जाता है। और जो जलोढ़ मिट्टी है, यही जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक बांगर होता है, एक खादर होता है। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं और जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसको हम लोग खादर कहते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना? देखिए, अभी मैंने बताया कि नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं। तो नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। अब पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें एक और ऑप्शन है रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी किसको कहा जाता है? तो रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ये रेगुर मिट्टी जो है काली मिट्टी को कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अंगकोट आर्कियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? चलिए, ये अंगकोट, देखिए इसमें कुछ फिगर भी बना हुआ है। ये अंकोर वाट कंबोडिया का, अंकोर वाट का नाम सुने होंगे। तो ये जहाँ पर है वहीं पर आपका ये अंगकोर आर्कियोलॉजिकल पार्क स्थित है। अर्थात कहाँ पर है ये? तो ये आपका कंबोडिया में स्थित है। जो कंबोडिया, वही कंबोडिया जिसको हम लोग कंपुचिया के नाम से पहले जानते थे। इसकी राजधानी नामपेन है। और
जो अंकोर वाट मंदिर है वो यहीं पर स्थित है, अंकोर नामक स्थान पर है। उसी अंकोर को हम लोग पहले यशोधरपुर के नाम से जानते थे। और जो अंकोर वाट मंदिर है वो सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था, जो कि विष्णु मंदिर है और बहुत बड़ा मंदिर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? अगर हम संपूर्ण उत्तरी मैदान की बात करें तो संपूर्ण उत्तरी मैदान भी जो है आपका जलोढ़ मिट्टी से है। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। अब भारत की जो संपूर्ण उत्तरी मैदान है वो किस प्रकार की मिट्टी से बना हुआ है? तो वो भी आपका क्या हो जाएगा? तो ये जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में अधिकतम क्षेत्र पर विस्तृत है? अब यहाँ पर देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत में बोला गया है। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो यहाँ पर सबसे अधिक प्रायद्वीपीय भारत में काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि आपके राज्य में कहाँ कहाँ मिलेगा? गुजरात में मिलेगा, महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, आप कुछ पश्चिमी क्षेत्र में मिलेगा, कर्नाटक का उत्तरी जिला वगैरह में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। और जो कि ये काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयुक्त भी होती है। और इसमें क्या मिलेगा? तो ये एक खासियत इसमें और है, बेसाल्ट चट्टानों के टूटने या फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इससे क्या निकलेगा? इसमें बहुलता क्या होगा? तो आयरन का होगा, चूना का होगा, एल्युमिनियम का होगा, मैग्नीशियम का होगा, इस तरह इसमें बहुलता होगा। तो और इसको हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो लावा के प्रभाव से काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। लावा के प्रभाव से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो यह आपका काली मिट्टी अर्थात रेगुर मिट्टी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्य फसलें उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान लगभग कितनी होनी चाहिए? तो देखिए उर्वरक भूमि का पीएच मान लगभग जो है 6 से 7 होनी चाहिए। ठीक है, तो सामान्य फसल उगाने के लिए उर्वरक भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो 6 से 7 होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो शिवाजी का जन्म जो है ये हुआ था सिवनेर के दुर्ग में, सिवनेर के किले में थी। देखिए एक यहाँ फिगर भी आपका बना हुआ है, ये सिवनेर का जो मेन गेट होता है वो है आपका यहाँ पे सिवनेर। चलिए अगर हम शिवाजी की बात करें तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। तो सिवनेर के किले में हुआ था, जो कि जुनार में है। और ये जुनार कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है। और थोड़ा शिवाजी के बारे में चर्चा करते हैं। तो शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई और पिता थे साजी भोसले। इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 6 जून 1674 ईस्वी को हुआ था। और विवाह इनका 14 वर्ष की अवस्था में 14 मई 1640 ईस्वी को इसका विवाह हुआ था साईबाई निम्बालकर के साथ। और यही शिवाजी जिनको औरंगजेब ने क्या किया था, जयपुर भवन में कैद करके रखा था। और शिवाजी 13 अगस्त 1666 ईस्वी को फलों की टोकरी में छिपकर फरार हो गए थे। और ये रायगढ़ भी गए हुए थे, फरार होकर के रायगढ़ गए थे। और इनका मृत्यु जो है 1680 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया? तो भारत का प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र, पहले हम समझते हैं कि ये नाट्यशास्त्र होता क्या है। तो देखिए नाटक के संबंध में शास्त्रीय जानकारी को ही नाट्यशास्त्र कहते हैं। और नाटकों का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वही है आपका नाट्यशास्त्र। इसी के रचयिता थे भरत मुनि, जिसमें कुल मिलाकर के 37 अध्याय थे। तो भरत मुनि इसके जो है नाट्यशास्त्र के संकलन करता थे। अब वेद व्यास की बात करते हैं तो वो महाभारत के रचयिता थे। मनु की बात करते हैं तो मनु सनातन धर्म के अनुसार मनु संसार का प्रथम पुरुष माना जाता है। और अगस्त्य की बात करते हैं तो एक वैदिक ऋषि जो कि वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई काशी के रहने वाले थे ये। और इन्हीं की पत्नी का नाम लोपामुद्रा है। और कहा जाता है जो राजा दशरथ के राजगुरु थे वो अगस्त्य ही थे, राजा दशरथ के राजगुरु थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1969 ईस्वी में
कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 ईस्वी में, जो है कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? तो देखिए 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो इसमें कौन कौन से बैंक थे वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, आगे इंडियन ओवरसीज बैंक, इलाहाबाद बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 14 बैंक थे, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया कि वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, कितने सरकारी बैंक हैं। 12 बचे सरकारी बैंक, इसका एक वीडियो है, वो भी आप एक बार देख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संगीत नाटक एकेडमी किस वर्ष स्थापित किया गया था? संगीत नाटक एकेडमी 31 मई 1953 ईस्वी को स्थापित किया गया था। संगीत नाटक एकेडमी, जिसका मुख्यालय आपका कहाँ है? तो ये है आपका नई दिल्ली में। संगीत नाटक एकेडमी का इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आपका नई दिल्ली में है। और भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय स्तर पर की सबसे बड़ी एकेडमी भी है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिहंद नदी घाटी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो रिहंद नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी घाटी परियोजना। इस नदी घाटी परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो 1954 ईस्वी में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन इसका उद्घाटन जो हुआ था वो 1963 ईस्वी में हुआ था, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसका जो पहले नाम था वो गोविंद बल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले प्रथम क्या थे? तो चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री थे। और रिहंद नदी, और ये किस नदी पर है? तो रिहंद नदी पर है। और रिहंद नदी का ही पुराना नाम रेणुका नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है वो है आपका इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक जो कि इंडियन बैंक में मर्ज हो चुका है वर्तमान में, वही इलाहाबाद बैंक जिसका स्थापना 24 अप्रैल 1865 ईस्वी को हुआ था, इसका वर्तमान में विलय हो गया इंडियन बैंक में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 प्रोपेन। अगर C4H10 की बात करें तो ये आपका ब्यूटेन हो गया, CH4 मेथेन हो गया, C2H6 क्या हुआ? इथेन हो गया। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र C3H8 है आपका। और थोड़ा सा प्रोपेन क्या है? तो प्रोपेन एक असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है। सामान्य ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर प्रोपेन गैसीय अवस्था में पाया जाता है और ये कि रंगहीन और हल्की खराब गंध वाली गैस है, जिसका IUPAC नाम प्रोपीन है। तो ये आपका प्रोपेन की जानकारी हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला, नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? देखिए नारियल के छाल का जो निर्माण होता है वो स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा होता है। अब ये स्क्लेरेनकाइमा क्या है? तो ये एक दृढ़ ऊतक भी इसको कहते हैं, जैसे चटाई, रस्सी, डोरी बनाने में इसका निर्माण किया जाता है। यह स्क्लेरेनकाइमा जो है निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन के पुत्र थे, वो कौन से जैन तीर्थकर थे? तो देखिए पार्श्वनाथ की बात करें तो वो जो है जैन के 23वें तीर्थकर थे। अगर हम पहले की बात करें तो पहले कौन थे? तो पहले ऋषभदेव जो संस्थापक थे जैन धर्म के, और इन्हीं का प्रतीक चिन्ह सांड भी है। और अगर हम 23वें की बात करें तो वो आपको अभी बताए कि वो कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। अगर हम 24वें की बात करें तो 24वां आपका महावीर थे। ठीक है। और एक चीज़ और, 24वें जो महावीर थे तो महावीर का जो आपका, अगर हम महावीर की बात करें तो महावीर का जो प्रतीक चिन्ह था आपका महावीर का, तो वो क्या था? महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह प्रतीक चिन्ह था।
और अगर हम ऋषभ देव की बात करें तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह सार था, और अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो इसका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और यही पार्श्वनाथ जिसके द्वारा 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी, वो क्या था कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति न रखना, इनके द्वारा 4 प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कलुमार शिखर किस पर्वत श्रेणी में उच्चतम बिंदु है। देखिए कलुमार शिखर का बात किया गया, ये कलुमार शिखर किस पर्वत श्रेणी का उच्चतम बिंदु है, तो ये आपका है विंध्य का। किसका है ये, विंध्य पर्वत श्रेणी का जो है उच्चतम शिखर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूने का रासायनिक नाम क्या है। तो चूने का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूने का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और अगर हम बात करें इसका और क्या नाम है, तो वो हाइड्रेटेड लाइम भी है, कास्टिक लाइम भी है, पिक लाइम भी है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो फूड इंडस्ट्री में होता है, पेपर इंडस्ट्री में होता है, अमोनिया गैस बनाने में होता है चूना। इसका अच्छा अगर हम बात करें तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaOH का होल 2, यही होता है इसका सूत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो ये आपका क्वेश्चन जो है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग गोदावरी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए ये सड़क जाती है, अर्थात चल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की माता कौन थी। तो महात्मा गांधी की जो माता थी वो थी आपकी पुतलीबाई। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 25, स्वदेश वाहिनी के संस्थापक कौन थे। स्वदेश वाहिनी के संस्थापक रामकृष्ण पिल्ले, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है। चलिए रामकृष्ण पिल्ले का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो वो 1878 ईस्वी में नैया टीना काटा इस तरह करके कुछ स्थान है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। चलिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।